ईरान जंग को शुरू हुए 60 रोज हो चुके हैं। जंगबंदी शुरू हुए 25 दिन हो गए हैं, लेकिन ताहाल इस जंग के इख्तिताम की कोई खबर नहीं आ रही है। कांग्रेस को भेजे गए खत में सदर ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए अब जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही फिर ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से बाहर नहीं निकलेगा। इससे पहले कल ईरान ने अमेरिका को नज़रसानी शुदा तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए भेजी थी, जिसे अमेरिकी सदर ने मुस्तरद कर दिया था। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि ईरान जोहरी मुज़ाकरात से पहले अमेरिकी नाकाबंदी का खात्मा चाहता है, लेकिन अमेरिका का बनाए हुर्मुज़ छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। इस तमाम टेंशन के दौरान 2 हफ्तों में 14 और 15 मई को अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा शेड्यूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है कि अमेरिकी सदर दौरा चीन में आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी पर बातचीत भी होगी। दूसरी तरफ इसराइल को खुश करते करते ट्रंप एक एक करके अपने तमाम इत्तेहादियों को खोते जा रहे हैं। ईरान जंग पर अमेरिका और जर्मनी का तनाज़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि ट्रंप ने जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। ये अहम फैसला जर्मन चांसलर के 27 अप्रैल के बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए हैं और अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। अब यहाँ तक कि माजी में अमरीका के साथ मिलकर लड़ने वाले नेटो इत्तेहादियों ने ईरान जंग में साथ देने से इनकार कर दिया है। सदर ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी फौज निकालने की धमकी देते हुए कहा है कि ये ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाइयों की हिमायत से इनकार करके हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। यूरोप में दिसंबर 2025 तक यूरोप भर में तकरीबन 68,000 अमरीकी फौजी मुस्तकिल थे। यूरोप में अमरीकी फ़ौज की ये मौजूदगी 31 मुस्तकिल अड्डों और 19 इजाफी मकामात पर मुश्तमिल है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ट्रंप की ईरान जंग अमेरिका को माली तौर पर ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी महंगी पड़ रही है। और इसराइल से दोस्ती निभाते अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को दूर कर रहा है। प्रोग्राम में इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर गुले आयशा भट्टी हैं, माहिर आलमी उमूर की, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप दोनों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जलील साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा, स्टेलमेट भी हमें कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उसके साथ साथ जो सिफारतकारी है वो टेलीफोनिक सिफारतकारी भी हो रही है। एक तरफ ट्रंप साहब कोई और स्टेटमेंट देते हैं, फिर दूसरी तरफ कोई और स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद ईरान में आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, जौहरी मामलात के हवाले से अलग अलग स्टेटमेंट्स उनके सामने आते हैं। ईरान इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और बारहा कर चुका है कि आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलें, टेबल पर आएँ और जो बाकी मांदा मामलात हैं जिस पर कई अरसे से बातचीत हो रही थी वो फिर बाद में हो जाएंगे या फिर उसके बाद वो अब आगे चलेंगे। लेकिन ट्रंप साहब अब अड़ गए हैं इस बात पर कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ का मामला भी उन्हीं मुज़ाकरात का हिस्सा है। तो आपको कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी, और मेरा डॉक्टर आयशा साहिबा को बहुत सलाम। देखिए, इस वक्त बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। आबनाए हुर्मुज़ जो है ये एक वो कार्ड है जो वॉर की प्रोडक्शन है जी। इट वॉज नॉट एन ओल्ड इशू कि इसके ऊपर कोई फ्रेमवर्क तो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे न्यूक्लियर के ऊपर फ्रेमवर्क है और बाकी एलिमेंट्स के ऊपर भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, या जो बातचीत काफ़ी उसके ऊपर हो चुकी है। दोनों साइड्स को एक दूसरे का पता भी है कि वो कहाँ तक खेल सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, एक दूसरे की असेसमेंट भी उन्होंने की हुई है। बट आबनाए हुर्मुज़ जो है इस वक्त एक कंटेंशन बन गया। अच्छा, वॉर भी जो है आबनाए हुर्मुज़ में जारी है। कहने को तो सीज फायर है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा स्मार्टली जो कांग्रेस से 60 डेज के बाद अप्रूवल लेना था उसको भी बाईपास उन्होंने कर लिया है। एंड इज अ स्मार्ट ब्रेन। अनप्रेडिक्टेबल तो लोग बहुत कहते हैं उनको, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही अपना वो फेस रख के और बहुत सी चीजें हथियार समझते हैं, बेहतरीन। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ईरान को भी पता है कि आबनाए हुर्मुज़ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ वॉर इन द मिडल ईस्ट, ये दोनों चीजें जो है ना, ये मेरी वो है मेन कार्ड है जी, जिनको उसने यूज करना है। 12 दिन की जो जंग हुई, जो फेज 1 जिसको मैं कहता हूं, उसमें किरण इरानियंस कुडंट माउंट देयर रिस्पॉन्स जी, रिस्पॉन्स नहीं माउंट कर सके।
जिसने फिर एम्बोल्डन किया अमेरिका को और इसराइल को टू फर्दर विद देयर मिलिट्री डिजाइंस। अच्छा, मिलिट्री डिजाइंस भी, जी मिलिट्री एप्लीकेशन भी कर ली, उसने चेकमेट नहीं दिया। आपने डिप्लोमेटिक इनिशियल स्टेजेस में टॉक्स को अगर सिंसेरिटी से करना होता, या यानी सिंसेरिटी उसमें मौजूद जी होती, तो जो अब्दाय हर्मुज को जी अमेरिका ने ब्लॉक किया, वो एक उसने स्कटल कर दिया। और हम्म अमेरिका की ख्वाहिश थी कि मैं अभी पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान की टॉक्स पे कर लूं, और अब वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग की तरफ आ हम्म रहे हैं, ताकि वो कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग से भी नहीं होगी तो फिर तो आई हैव नथिंग टू हैव जी विद मी ऑन द टेबल। बिल्कुल तो ठीक, प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक। उसकी इसी बात को कंटिन्यूएशन था। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जनरल साहब। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी आयशा साहिबा की तरफ। आयशा साहिबा, ईरान ने 2 बार अमेरिका को तजावीज़ भेजी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मुस्तरद कर दिया। इससे पहले का जो सिनेरियो था उसमें हमारे सामने ये कांग्रेस से इजाज़त वाली बात भी थी, फिर आगे उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, फिर उनका चाइना का विजिट भी है, और फिर 4 जुलाई को उनके 250 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में मौजूद थी, इसे देखते हुए लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा हैपेजर्ड में है। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द मामला निपटे, जल्द से जल्द डील हो। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन ने, टेबल ने बिल्कुल टर्न लिया है। ऐसा महसूस होता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि कह भी चुके हैं कि उनको नहीं लगता कि ईरान के साथ जल्द मामला फाइनलाइज हो जाएंगे, जबकि अब ऐसा लगता है कि अब ईरान इस पोजीशन में आ गया है कि वो चाहता है कि जल्द से जल्द डील हो जाए। तो ये टेबल ने टर्न कैसे लिया, और फिर अब आपको क्या लगता है कि अब कौन, आपको लगता है कि पहले कौन आई बिलिंग करता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया किरण, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ईरान को वो सिनेरियो अच्छा लग रहा था, जिसमें वो अमेरिकन बेसिस को जहाँ पे मिडिल ईस्ट में थी उनको जी टारगेट कर रहा था, और फिर दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा था। तो वो वॉर ऑफ एट्रिशन में उसको लगता था कि ये, उसके लिए तो वो पिछले कई सालों से तैयार भी था। तो उसने कहा हाँ ये ठीक है, वॉर ऑफ एट्रिशन जरा लॉन्ग चलती है और डैमेज बहुत ज्यादा होता है एडवर्सरी का, तो ईरान वाज ओके विद दैट। लेकिन ये जो नेवल ब्लॉकेड हुई ना, इसने एक जो ईरान की जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है ना, वो उसका बुनियाद रख दी। और आप देखें एवरी डे जो उसके इकोनॉमिक हेमरेज है ना, वो ऑलमोस्ट 435 मिलियन से 500 मिलियन पर डे, डॉलर पर डे पे जा रहा है उसका। और फिर उसका जो टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो डैमेज है ईरान का इस वॉर में, वो 270 बिलियन डॉलर है, जो कि अराउंड 60% उसका एनुअल जीडीपी है। इतना ज्यादा वो फेस कर रहा है। फिर एवरी डे उसकी देखें फूड की, ऑयल की प्राइसेस ज्यादा होना, फिर वो नेवल ब्लॉकेट की वजह से वो एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। यानी इवन मैं देख रही थी कि ब्रेड की जो प्राइस है ना ईरान में, वो 136% इंक्रीज हुई है। यानी रोटी भी नहीं है, यहाँ ब्रेड भी नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो उसको उसको लेकर आ रही है ईरान को कि हाँ अभी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है। और ऐसा ही ना वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएस ने जापान के साथ भी किया था, जब उसने उसके सबमरीन के थ्रू उसकी ब्लॉकेट की, तो उस वक्त भी फूड और ऑयल और वाइटल वॉर मटेरियल, ये सब कुछ एक्सेसिबिलिटी जी जापान के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्निक थी अमेरिका की ये वॉर की, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि अब टेबल्स टर्न किए जाएं। और हम देख भी रहे हैं कि ईरान एक के बाद दूसरा प्रपोजल भेज भी रहा है। लेकिन अब उस प्रपोजल के भेजने के साथ जी अमेरिका कितना रेडी है या कितना इंटरेस्टेड है, ये देखें हमने देख भी लिया। और जिस तरह से उन्होंने अच्छा, वो भी किया। आयशा साहबा, यहाँ पर एक और बात भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले भी तस्करा किया कि ये कोशिश की जा रही थी कि जो चाइना वाला विजिट है सदर ट्रंप का, ये दोबारा ये किसी तातुल का शिकार ना हो, ये दोबारा कैंसिल ना हो, और इससे पहले पहले मामला हल हो जाएं। लेकिन अब चाइना की तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, अब चीनी सफीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में है, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट है उसमें ये आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी बात होगी, इसके अलावा जो मुज़ाकरात ईरान के साथ होने हैं उस हवाले से भी बात होगी। तो आपको लगता है कि चाइना कोई रास्ता निकाल सकता है, चाइना डोनाल्ड ट्रंप को मना सकता है सारी सिचुएशन में? मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशाइंद है। उसकी वजह ये कि जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स इसमें बैठेंगे ना, उतना ज्यादा ही जल्दी मसला हल होगा। और चाइना के तो स्टेक्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। इससे पहले भी जो JCPOA की इनकी 2015 में जो इनकी डीलिंग हुई थी ना न्यूक्लियर, उस पर भी बहुत सारे जी इंटरनेशनल प्लेयर्स साथ बैठे हुए थे, जिसका ईरान बार बार तस्करा भी करता है कि जितना ज्यादा मेच्योर लीडरशिप आकर बैठेगी। इसी तरह इसी वजह से वो उनका रशिया का भी विजिट हमने देखा, जो राक्षी साहब का था विजिट था, वो इसीलिए था ना कि वो जितने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से आके इसमें बैठेंगे, जिनके स्टेक्स इन्वॉल्व है, तो उतना जल्दी ये मसला हल भी होगा। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशाइंद है कि एवरी डे हम एक डेवलपमेंट देख रहे हैं, ऑल्दो कि कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो वापस हमें चलिए, लगता है आप चीजें इस वापस जा रही हैं, स्टेटमेंट को लेकिन लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप समझती हैं कि खुशाइंद होगा। यस मैं चाह रही हूँ एक जरा आज का एक जुमला, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से जब जब डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, और फिर आज बड़ा उनसे सवाल भी हुआ कि एक तरफ नेवल किया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जमीनी रास्ता खुल गया है ईरान के हवाले से, तो उन्होंने उसका जवाब जो दिया, उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जानते भी हैं, और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम की और फील्ड मार्शल की बड़ी इज्जत करते हैं। जरा ये सुनिए, फिर आयशा साहिबा आप भी और जनरल साहब आप भी इस पर जवाब दीजिएगा कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं। सुनवाइए।
Pakistan have opened the land route with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That was a vicious bee. Yeah. I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? No, I'm not from Pakistan. I'm I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know that. आयशा साहब आप पहले आप ही कमेंट कर दीजिए इस पर, ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी कि को कैसे देख रहे हैं आप कि एक तरफ नेवल ब्लॉकेड है लेकिन दूसरी तरफ जमीनी रास्ता वो भी पाकिस्तान से। जी, जो 6 रास्ते उन्होंने जो दिए हैं फ्राहम किए, और ये हमें पहले भी लग रहा था कि इसमें जो है वो एक इनका वो एग्रीमेंट हो चुका है और वहाँ अमेरिका की तरफ से भी अप्रूवल आ चुका है। और ये जो ओवरऑल हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जाता है, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि हमने देखा अमेरिका में उनके जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उनकी बहुत अच्छा उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया इसके ऊपर कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। और इस इतने वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर जब बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस है, जिस तरह से पाकिस्तान नेविगेट कर रहा है, सबके साथ चलना, सबकी बात को सुनना और फिर साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी जहन में रख के चलना। ऐसा नहीं है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे अंडरमाइन हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। बिल्कुल ठीक है जाने साहब। जी देखिए किरण, सबसे पहले बात तो ये देखने की है कि वी डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री नंबर 1 में, ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। पाकिस्तान कभी डिक्टेशंस नहीं लेता, और इवन जब पुलवामा और पहलगाम हुआ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत प्रेशर्स हमारे ऊपर डाले गए इंक्लूडिंग अमेरिका कि जी आप रिस्पॉन्ड न करें। हमने कहा पहले हम जवाब दे दें फिर उसके बाद देख लेंगे। आपने कहा जी बिल्कुल, कॉल्स भी नहीं लेते जी, पाकिस्तान नहीं लेता, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ सैंक्शन आइटम, लेट्स से कि अगर इंटरनेशनल सैंक्शंस के नीचे कोई चीज़ है या इंटरनेशनल बिजनेसेस को इस तरह अंडर सैंक्शंस है, इंटरनेशनल सैंक्शंस के, विच इज़ थ्रू यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर तो उसको पाकिस्तान कंसिडर करेगा। पाकिस्तान 900 किलोमीटर की एक हमारा बॉर्डर है, हमारा नेबर है, ब्रदरली कंट्री है। दूसरा, आप ये जो ऑफ रैम्प कर रहे हैं सारी एफर्ट, ये पाकिस्तान के लिए नंबर 1 पे नहीं है, ये नंबर 1 है अमेरिका के लिए, नंबर 1 है ईरान के लिए, और ये नंबर 1 है फॉर द रीजन, पूरे रीजन के लिए। और उसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ जब ग्लोबल इशू आता है तो उसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज मोर इम्पैक्टेड देन वी आर आल्सो। तो ये लीवरेजेस आपकी तब जब आप एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट और विद एंड मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट के तौर पे अगर आप बातचीत कराएंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी जी। ये नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड ज्यादा होगी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। आप मेरे साथ ही मौजूद हैं आयशा साहिबा, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ इस सारे मामले पर आप बात कर रही थी। जनरल साहब, एक और भी बड़ा अहम मामला है, ये जो एक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें जिस तरह के तालिबान रजीम के हवाले से जो कुछ बताया गया और जो हमने माजी में देखा भी कि अमेरिका के विथड्रॉल के बाद फिर वो दोहा मुज़ाकरात, जिसके बाद वहाँ पे हुकूमत बनी थी लेकिन नहीं हो पाया, और जो कुछ इस वक्त चल रहा है, तालिबान रजीम है, उन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ है, उनके अपने कई सारे डिस्प्यूट्स हैं और इस डिस्प्यूट में हम देखते हैं कि वो रियासती किरदार भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। फिर जो सरहदी बंदिश हुई है इस सारे सिनारियों के बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो, उसके बाद जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यौमिया तकरीबन $10 लाख का नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान को। कलदम TTP के जो 6000 दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद है, ऐसा UN की रिपोर्ट बता रही है। बच्चियों की तालीम के हवाले से भी अफगान रजीम में शदीद इख्तिलाफात इस वक्त पाए जाते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? एक तरफ जो तालिबान रजीम है वो ना किसी की सुनने को तैयार है ना कुछ करने को तैयार है, और जो वहाँ की अवाम है वो जिस तरह से परेशान है, सरहदें बंद है, बच्चियां स्कूल्स नहीं जा सकती, सिर्फ पड़ोसी मुल्क के लिए ही नहीं, वो खुद अपने लिए, अपनी अवाम के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं, एक थ्रेट ही बन चुके हैं बल्कि अफगान तालिबान। बिल्कुल, देखिए ये जो एस्पेक्ट किरण आपने हाईलाइट किए हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। हम को पहले पूरी दुनिया भी इसमें शामिल और हमारा रीजन भी इसमें शामिल, वो सारे अफगानिस्तान को एक सिक्योरिटी का मसला तो समझते हैं, उसके अंदर जो टेररिज्म है उसको भी समझते हैं, जो वो इंटरनेशनल टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी समझते हैं, ये जो नया उनका मास्टर आया है इंडिया, उसकी इन्वॉल्वमेंट को भी समझते हैं। कोई इसको नहीं समझ रहा, तो ये अफगानिस्तान का जो गवर्नेंस का इशू है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, उसको कोई समझ नहीं रहा। अगर हम तालिबान की बात करते हैं
कि जी वहाँ पर मौजूद है, हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है, तो तालिबान का वहाँ मौजूद होना, ये जो अभी आपने इशारा किया कि $10 लाख योमिया उनको नुकसान हो रहा है, उनके बॉर्डर्स बंद हैं उनकी, तो ये उनके लिए भी तो उतना बड़ा, दिस इज नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए अफगानिस्तान का। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान कि वो इस गंद को निकालें और अपनी गवर्नेंस की तरफ। कब तक आप भीख के पैसे, 40%, अराउंड 42% तो आपको ये जो एड सी मिलती है, नॉट कर्जे भी नहीं है, एड मिलती है, वो एड आज कोई बंद कर दे आपको, तो आप किधर जाएंगे?